साल था 2008। इलोन मस्क ने टेस्ला रोडस्टर के नाम से एक ऐसी चिंगारी लगाई जो आज एक तपती हुई आग बन चुकी है। टेस्ला ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सही इंजीनियरिंग और बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों से बेटर भी है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए साफ भी है। अब इस एनवायरनमेंट वाली बात पे थोड़ा गौर करते हैं। ईवीज ऑब्वियसली डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों से बेटर होनी चाहिए, क्योंकि ईवीज तो बैटरी पे चलते हैं और उनमें से जरा सा भी धुआं नहीं निकलता, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईवीज की कुछ बातें, या मुझे कहना चाहिए कुछ राज ऐसे हैं जो टेस्ला, फोर्ड और वॉल्वो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हम सबसे छुपा रही हैं। सब जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस और चौंका देने वाली पर किलोमीटर कॉस्ट पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लाइमेट फ्रेंडली और चीप के पर्दे के पीछे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें क्या क्या गुल खिला रही हैं। Clean for the environment may not really be clean. Hidden beneath the shiny exteriors of an EV is a story of blood batteries. हम बचपन से ही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे वर्ड्स सुनते आ रहे हैं और इन शब्दों की इम्पोर्टेंस पिछले कुछ सालों में और भी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को समझ आने लगा है कि हमारे पास एक ही धरती है और इस धरती को बचाए रखने की जरूरत है, ताकि हम और हमारे बाल बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित रहे। आज हर एक कंपनी और गवर्नमेंट अपने आप को क्लाइमेट फ्रेंडली दिखाना चाहती हैं, इसलिए वो पब्लिकली कुछ न कुछ मिशन लॉन्च करती रहती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस है कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट। दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए और हर एक ऑफिस को रन करने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी लगती है और उस एनर्जी से हमारे एनवायरनमेंट पे बुरा असर पड़ता है और इसी असर को कार्बन एमिशंस के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, कार्बन न्यूट्रलिटी से कंपनीज अपने कार्बन एमिशन के वैल्यू को जीरो करना चाहती हैं। मतलब वो उतने ही ज्यादा ट्री प्लांट करती हैं जितनी ज्यादा उनसे कार्बन एमिशंस होती हैं। अब ये सॉल्यूशन कितना यूजफुल है उस पे अलग ही डिबेट है। मेन पॉइंट है कि कंट्रीज और कंपनीज दोनों हाथ धोकर एनवायरनमेंट और क्लाइमेट फ्रेंडलीनेस के पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन इस सब में ईवीज कहाँ फिट होती हैं? दोस्तों, आज ईवीज को डीजल और पेट्रोल का क्लीन अल्टरनेटिव बताया जाता है और देखे तो एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छे हैं भी, पर क्या ये सच में पूरी तरह क्लीन है? आज हम बात करेंगे कि कैसे ईवीज की इस क्लीन इमेज के पीछे एक बहुत बड़ा काला सच छुपा हुआ है। उससे पहले हम देखते हैं कि आज की डेट में ईवी मार्केट का क्या हाल है। स्टैट्स को देखें तो पूरी दुनिया में ईवीज की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ रही है। ईवीज का मार्केट शेयर 2020 में 4.2% से बढ़कर 2021 में 8.3% हो गया, जो कि 108% का इंक्रीज था। और सेम सिचुएशन इंडिया में भी है। 2020 के कंपैरिजन में 2021 में ईवी मार्केट 168% से ग्रो कर गया, जो कि एक काफी बड़ा इंक्रीज है। इंडिया के स्टेट्स को कंपेयर करें तो 2021 में सबसे ज्यादा सेल शेयर्स उत्तर प्रदेश के पास थे, जहां लगभग 70,000 ईवीज बिकी। इसके बाद था कर्नाटका 33,000 पे और फिर तमिलनाडु 30,000 पे। दोस्तों, अभी हम पूरी तरह ईवीज पे स्विच करने से काफी दूर हैं, पर धीरे धीरे अब दुनिया बदल रही है और वो दिन अब दूर नहीं जब ईवीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डोमिनेट करेंगी। अब बात करें अगर ईवीज चलती कैसे हैं, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे बैटरीज से, पर क्या आपको पता है कि ये बैटरीज बनती कैसे हैं? दोस्तों, ईवीज की बैटरीज थोड़ी स्पेशल होती हैं। ये लिथियम और कोबाल्ट जैसे रेयर मेटल्स से बनती हैं। इनमें से कोबाल्ट का काम है बैटरीज को स्टेबल और सेफ रखना। ये एक ब्लूइश ग्रे दिखने वाला मेटल होता है जो अर्थ की ऊपरी सतह पर मिलता है। ये मेटल दुनिया के काफी सारे जगहों पे पाया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, क्यूबा, यूएस और साउथ अफ्रीका। पर दुनिया की 70% कोबाल्ट सप्लाई एक ही देश से आती है और वो देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आप इतिहास के पन्नों को परखोगे तो पाओगे कि इस देश में किसी न किसी तरह की वॉर या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चलती ही रहती हैं और ये देश गरीबी और करप्शन से भरा हुआ है। इस देश की पॉपुलेशन लगभग 9 करोड़ है, जिनमें करीब 2.5 लाख लोग पूरी तरह कोबाल्ट माइनिंग के बिजनेस में लगे हुए हैं। और इसका मेन रीजन है देश की लाल मिट्टी के नीचे पाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं। पहला है इंडस्ट्रियल बेस्ड बिग स्केल माइनर्स और दूसरा आर्टिसन बेस्ड स्मॉल स्केल माइनर्स, जहां आर्टिसन माइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लेबर लॉज नहीं बनाए गए हैं और ये इंडस्ट्री कंट्री का लगभग 30% कोबाल्ट प्रोड्यूस करती हैं। इन माइंस में करीब 2 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें से कम 40,000 माइनर्स बच्चे हैं और इनकी उम्र 6 या 7 साल से भी कम हो सकती है। ये बच्चे बेसिकली हर रोज मौत का खेल खेलते हैं। इनका काम ही है उन सुरंगों में घुसना जहां अडल्ट्स नहीं जा पाते। ये बच्चे बुरी हालत और तपती गर्मी में हर रोज इन माइंस में काम करते हैं, जहां ज्यादातर बच्चों को ये काम अपने हाथों से ही करनी पड़ती है। इनको ग्लव्स, मास्क, कपड़े कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। कोबाल्ट को निकालने के बाद ये उसे क्रश करते हैं, धोते हैं और फिर मार्केट में ले जाके बेच देते हैं।
और ये सारा काम भी बच्चे ही कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इतनी मेहनत के बाद ये बच्चे एक दिन में कितना कमा लेते होंगे? रिपोर्ट्स की माने तो ऑन एन एवरेज ये बच्चे हर रोज सिर्फ $1 यानी 80 रुपए से भी कम कमाते हैं, जो कि इतनी मेहनत के बाद एक बहुत ही छोटी रकम है। अपने जिंदगी को हथेलियों पर रखकर ये हर रोज मौत के मुंह में जाते हैं, ये जानते हुए कि उनके साथ क्या हो सकता है। माइन कोलैप्स होना, लंग्स की बीमारियां, गिर जाना, ये सब आए दिन होता ही रहता है। अनऑफिशियल फिगर्स के अनुसार इन माइंस में हर साल लगभग 2000 लोगों की मौत होती है और इसके बावजूद भी इन बच्चों की बेसिकली कोई कमाई नहीं होती। दोस्तों, 2027 तक कोबाल्ट माइनिंग लगभग 15,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन जाएगी, पर ये पैसे कभी भी इन गरीब बच्चों तक नहीं पहुंचता। आज कॉन्गो जैसे गरीब देश में एक जिंदगी की वैल्यू $1 से भी कम है। दोस्तों, एबीसी न्यूज ने 2013 में एक लेडी से बात करी जिसने अपने 13 साल के बेटे को एक माइन के हादसे में खो दिया था। इस बच्चे ने अपनी माँ को कहा था कि वो कोल खरीदने मार्केट जा रहा है ताकि उसके घर में खाना बन सके, पर वो एक कोबाल्ट माइन में गया अपने परिवार के लिए थोड़ा और पैसे कमाने, जहाँ पे माइन कोलैप्स में उसकी मौत हो गई और वो कभी भी अपने माँ के पास वापस नहीं लौट पाया। दोस्तों, 2019 में बहुत सारी कॉन्गो की फैमिलीज ने मिलकर टेस्ला जैसी काफी सारी कंपनीज को स्यू कर लिया, ये कहते हुए कि बड़ी बड़ी कंपनीज देश में चाइल्ड लेबर को प्रमोट करती हैं और देश में हो रही बच्चों की मौत और हरासमेंट का ये एक बड़ा रीजन है। दरअसल ये मामला था जॉन डो नाम के एक बच्चे का। जॉन बेसिकली 9 साल की उम्र से एक ह्यूमन म्यूल का काम करता था, जिसमें वो सिर्फ 50 रुपए पर डे की सैलरी के लिए हर रोज कोबाल्ट से भरे हुए बैग्स कैरी करता था। बट वो एक दिन टनल में गिर गया, जहाँ से उसे रेस्क्यू तो कर लिया गया, पर उसने अपना एक पैर हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, आज बच्चों की इस मजबूरी का मेन रीजन है गरीबी। कॉन्गो में लोग कोबाल्ट के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी बेट कर देते हैं और उन्हें कई बार इस बेट में हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी हैरान कर देने वाली स्टोरीज कॉन्गो जैसे गरीब देश में काफी कॉमन है और लोगों ने भी इसको एज ए लाइफ एक्सेप्ट कर लिया है। आपको बता दें कि सिर्फ माइनिंग ही नहीं बल्कि कोबाल्ट खुद भी ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। स्टडीज के अनुसार अगर हमारे ब्लड में कोबाल्ट की कंसंट्रेशन 700 माइक्रोग्राम से ज्यादा हो जाए तो हमें काफी सारी बीमारी हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक, हियरिंग प्रॉब्लम, अंधा होना वगैरह वगैरह। कोबाल्ट की हाई कॉन्सेंट्रेशन से फसल भी खत्म हो सकती है, लेकिन कॉन्गो में ये लेवल्स लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। दोस्तों, ईवीज का ये काला सच यहीं तक लिमिटेड नहीं है। लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए कोबाल्ट के साथ साथ निकल की भी जरूरत होती है और भले ही पर यूनिट की नीड कम हो, पर बहुत सारे यूनिट्स को जोड़े तो ये नीड भी काफी बड़ी हो जाती है। निकल की माइनिंग एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों के लिए काफी डेंजरस है। जी हाँ, ईवीज जिनका काम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उनके प्रोडक्शन में ही एनवायरनमेंट काफी ज्यादा हार्म होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से भरा हुआ आसमान, काली पड़ी हुई धरती, लाल नदियाँ, ये सब नजारे निकल माइनिंग के हैं। दोस्तों, 2009 की एक स्टडी के अनुसार मेटल्स की माइनिंग से होने वाले पॉल्यूशन की लिस्ट में निकल 63 में से 8वें पोजीशन पर था। आज रसिया का नोरिस्क सिटी दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है और इसका भी मेन रीजन है इस सिटी की निकल फैक्ट्रीज, जो हर साल लगभग 3,50,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड इमिट करती हैं। दोस्तों, अब से 2030 तक ईवीज की बढ़ती सेल्स की वजह से लगभग 122 करोड़ टन यूज्ड लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकिल करनी होगी। पर स्टैट्स को देखें तो ईयू में सिर्फ 5% लिथियम आयन बैटरीज ही हर साल रिसाइकिल करी जाती हैं। दोस्तों, देखा जाए तो लिथियम आयन बैटरीज काफी टाइम से स्मार्टफोन्स और लैपटॉप जैसे गैजेट्स में यूज होती रही हैं और इन्हीं बैटरीज के स्केल्ड अप वर्जन्स अब ईवी मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं। इन बैटरीज की लाइफ जनरली 10 साल या 2,40,000 किलोमीटर होनी चाहिए, जिसके बाद इन्हें रिप्लेस करना होगा और ये कोई आसान काम नहीं है। आजकल कोबाल्ट और लिथियम की सप्लाई पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि इन मेटल्स के डिपॉजिट खत्म हो रहे हैं और डिमांड बढ़ती जा रही है। रिसर्चर्स की माने तो इस बढ़ती डिमांड की वजह से बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को 4 से 6 साल तक लंबी कोबाल्ट शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है, जो कॉन्गो जैसे माइंस पे और भी प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर काम करने वाले लोगों की हालात और भी खराब हो सकते हैं। और इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स अगर एक ही देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते तो उन्हें और भी डिपॉजिट्स ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्गो में वैसे भी हर टाइम वॉर चलती रहती है, तो सप्लाई कब बंद हो जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, आखिर में हम कह सकते हैं कि ईवीज का ये क्लाइमेट फ्रेंडलीनेस वाला टैग पूरी तरह सच नहीं है। जहां कॉन्गो में हो रही प्रैक्टिसेस इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। इसलिए इन ट्रू सेंस ऑफ वर्ड ये क्लाइमेट सोल्यूशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वॉयलेशन है और इन दोनों का एक साथ में एग्जिस्ट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि क्लाइमेट सोल्यूशन का कॉस्ट ह्यूमन लाइफ नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद निकल जैसे मेटल से हो रहे एनवायरनमेंट को हार्म और लिथियम आयन बैटरीज से बढ़ रहे ई वेस्ट जैसी चीजें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्लाइमेट फ्रेंडलीनेस टैग को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर दें। बाकी आज के लिए बस इतना ही।